नमस्कार। आज हम एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं बिहार के हालिया चुनावी माहौल की। जी, और खास तौर पर हम प्रधानमंत्री मोदी की जो प्रचार रणनीति थी, उसके मुख्य तत्वों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जानकारी कई स्रोतों से है, जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड, द इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया टुडे, मिंट। ये सब। हाँ, और NarendraModi.in जैसी आधिकारिक वेबसाइट से भी कुछ अंश है। तो मकसद क्या है इस चर्चा का? मकसद ये है कि इन स्रोतों के आधार पर हम समझें कि वो पूरा चुनावी संदेश कैसे बुना गया था। मतलब विकास के वादे थे, राजनीतिक हमले थे। और वो सांस्कृतिक अपील वगैरह भी। बिल्कुल। वो सब मिलकर कैसे एक पूरी तस्वीर बनाते हैं बिहार के मतदाताओं के लिए। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली बात जो लगभग हर जगह दिखी, वो थी विकास। हाँ, विकास का केंद्रीय संदेश। एक नारा जो बहुत चला, विकसित बिहार से विकसित भारत। ऐसा लगा जैसे बिहार की तरक्की मतलब देश की तरक्की। सोची समझी रणनीति लगती है। देखिए, हर राज्य की अपनी उम्मीदें होती हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल। बेहतर जिंदगी, अवसर। तो ये नारा क्या करता है, ये उन स्थानीय उम्मीदों को एक राष्ट्रीय विजन से जोड़ देता है। हाँ, ये सिर्फ ये नहीं कहता कि बिहार बेहतर होगा, बल्कि ये कि बिहार का बेहतर होना भारत के लिए जरूरी है। तो मतलब राज्य के चुनाव को एक तरह से राष्ट्रीय महत्व दे दिया गया। हाँ बिल्कुल, इससे वोटर को लग सकता है कि भाई मेरा वोट सिर्फ यहीं के लिए नहीं, देश के लिए भी मायने रखता है। ये तो दिलचस्प है कि कैसे स्थानीय को राष्ट्रीय से जोड़ा, लेकिन ये सिर्फ नारे तक ही तो सीमित नहीं था ना, है ना? वादे भी तो बड़े बड़े थे। हाँ, वादे तो बहुत बड़े थे। मैंने पढ़ा बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट में कि युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरियां, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, बहुत बड़ा। और सिर्फ नौकरियां ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े सुधार, नई परियोजनाएं, इनकी भी खूब बातें हुई। तो ये इतने बड़े वादे क्यों? क्या ये सिर्फ मतलब वोट खींचने के लिए? देखिए, ये बड़े वादे जैसे 1 करोड़ नौकरियां, ये सिर्फ आंकड़े नहीं होते हैं। ये भविष्य की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी तस्वीर दिखाते हैं। एक तरह से ये उम्मीदों का स्तर बहुत ऊंचा कर देते हैं। खासकर युवा वोटरों में एक बड़े बदलाव की आशा जगाते हैं। अच्छा, कि भाई सोच बड़ी है, इरादे बुलंद हैं, ऐसा कुछ। हाँ, कुछ वैसा ही कि हम छोटा मोटा नहीं, बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही था? मतलब सिर्फ अच्छी बातें? क्योंकि सूत्रों में तो ये भी है कि विरोधियों पर भी काफी निशाना साधा गया। हाँ, वो रणनीति का दूसरा और बहुत अहम पहलू था। खासकर आरजेडी और कांग्रेस पर। उनके पुराने शासन को लेकर वो जंगल राज वाली बात। जी हाँ, जंगल राज, कुशासन, भ्रष्टाचार, ये शब्द बार बार इस्तेमाल हुए। मिंट की रिपोर्टिंग में भी इसका जिक्र है। तो ये क्यों? मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। बिल्कुल, एक विषमता पैदा करने की कोशिश कि देखिए, अतीत में ये कथित अनुभव रहा है और हम ये भविष्य दे रहे हैं। अच्छा। जंगल राज जैसे शब्द जो हैं, वो सिर्फ राजनीतिक नारे नहीं हैं। वो लोगों की यादों में खास तरह का डर या असुविधा जगाने की कोशिश करते हैं कि भाई वो दौर वापस नहीं आना चाहिए। हाँ, रणनीति यही लगती है कि चुनाव सिर्फ भविष्य के लिए नहीं, बल्कि अतीत की कथित गलतियों से बचने के लिए भी है। यानी एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ डर। ये तो क्लासिक चुनावी रणनीति है। बिल्कुल। पर हाँ, हमें यहाँ साफ करना चाहिए कि हम सिर्फ रणनीति का विश्लेषण कर रहे हैं, जैसा स्रोतों में बताया गया है। इन आरोपों की सच्चाई पर हम कोई फैसला नहीं दे रहे। निश्चित रूप से हमारा काम तथ्यों को सामने रखना और रणनीति को समझना है, किसी का पक्ष लेना नहीं। ठीक है, तो इन हमलों के साथ साथ और क्या था? वो कल्याणकारी योजनाएं। हाँ, वो एक और महत्वपूर्ण धारा थी। NarendraModi.in और बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे स्रोत बताते हैं कि किसानों, महिलाओं, SC, ST, पिछड़े वर्गों, इन पर खास ध्यान था। और इसमें सिर्फ वादे नहीं थे, कुछ ठोस योजनाओं का भी जिक्र था, जैसे घर देना, सब्सिडी। जी हाँ, बिल्कुल। आवास योजनाएं, अलग अलग सब्सिडी, या फिर वो जो सीधे बैंक खाते में पैसे भेजने वाली स्कीमें हैं, इनका बार बार उल्लेख हुआ। तो ये उन बड़े विकास के वादों से कैसे अलग है या जुड़ा हुआ है? ये एक दूसरे के पूरक हैं, आप कह सकती हैं। बड़े वादे भविष्य दिखाते हैं, तो ये योजनाएं वर्तमान की जरूरतों को सीधे संबोधित करती हैं। हाँ बिल्कुल, खासकर वो वर्ग जिन्हें फौरन राहत चाहिए, ये उनसे सीधे जुड़ने का तरीका है। जब आप घर या सब्सिडी की बात करते हैं तो वो ज्यादा ठोस लगता है, अमूर्त वादे जैसा नहीं लगता। सही कहा। और इससे एक लाभार्थी वर्ग बनाने की कोशिश भी दिखती है। ऐसे वोटर जिन्हें लगता है कि हाँ, मुझे सरकार से सीधा फायदा मिला है। अच्छा, तो ये हुआ व्यक्तिगत स्तर पर जुड़ाव।
और बड़े स्तर पर, जैसा हमने पहले कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत जोर था। जी हाँ। इंडिया टुडे और बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट्स में सड़कें, बिजली, ट्रांसपोर्ट, बाढ़ नियंत्रण, रेलवे, पुल, बहुत कुछ गिनाया गया। हाँ, और अक्सर मौजूदा या हाल में पूरी हुई परियोजनाओं का हवाला भी दिया जाता था। तो इसका क्या महत्व है? मतलब ये कैसे काम करता है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, वो विकास का सबसे ठोस दिखने वाला सबूत होता है। हाँ, ये बात तो है। सड़क बनती है तो दिखती है, बिल्कुल। बिजली आती है तो महसूस होती है, पुल बनते हैं तो सफर आसान होता है। ये सिर्फ जिंदगी आसान नहीं करते, बल्कि आर्थिक गतिविधियों के लिए भी माहौल बनाते हैं। तो जब नेता इनका जिक्र करते हैं तो वो विकास के दावे को जमीन पर उतारते हैं। वो प्रगति का एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। समझ गया। तो हमने देखा बड़ा विजन, व्यक्तिगत कल्याण, विरोधियों पर हमला और ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इन सब को जोड़ने वाला एक और धागा था ना, वो बिहार की राष्ट्रीय भूमिका वाली बात। हाँ हाँ, बिल्कुल। NarendraModi.in और इंडिया टुडे में इस पे काफी जोर था कि बिहार का विकास सिर्फ बिहार के लिए नहीं, देश के लिए जरूरी है। ये एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, चतुर फ्रेमिंग है। कैसे? ये राज्य के चुनाव को स्थानीय मुद्दों के ऊपर उठाकर राष्ट्रीय मंच पर ले आता है। अच्छा। ये बिहार के वोटर को महसूस करा सकता है कि वो सिर्फ अपना सीएम या एमएलए नहीं चुन रहा, बल्कि वो भारत के विकास में योगदान दे रहा है। एक तरह से गर्व की भावना कि हम देश के लिए अहम हैं। हाँ, स्थानीय गौरव को राष्ट्रीय कर्तव्य से जोड़ना, और ये क्षेत्रीय पहचान को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे एक बड़े मकसद से जोड़ देता है। एक जिम्मेदारी का भाव भी आता है। और इसी राष्ट्रीय पहचान से जुड़ती हुई बात, वो स्थानीय पहचान, परंपरा, प्रतीक। जी हाँ, वो भी रणनीति का एक अहम हिस्सा था। मैंने देखा भाषणों के अंशों में छठ पूजा का बहुत भावनात्मक जिक्र था। बिहार के इतिहास, संस्कृति का बार बार जिक्र। हाँ, छठ तो बिहार की आत्मा है। उसका जिक्र करना लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। और क्या सिर्फ सकारात्मक जिक्र था, या कुछ विश्लेषण ये भी बताते हैं कि कभी-कभी विरोधियों को इन परंपराओं के प्रति असंवेदनशील दिखाने की भी कोशिश हुई। अच्छा। तो ये पहचान और परंपरा की अपील सीधे दिल से जुड़ती है। ये संदेश देती है कि नेतृत्व आपकी जड़ों का, आपकी संस्कृति का सम्मान करता है। मतलब विकास और आधुनिकता के साथ साथ अपनी पहचान भी सुरक्षित है। हाँ, ये आश्वासन। हाँ, बिल्कुल। सांस्कृतिक निरंतरता का एक आश्वासन। तो अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, ये तो काफी जटिल, बहुस्तरीय रणनीति लगती है। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ विकसित बिहार, विकसित भारत, नौकरियां, बड़े वादे, भविष्य। जी। दूसरी तरफ जंगल राज, अतीत का डर। फिर कल्याणकारी योजनाएं, यानी वर्तमान की चिंताएं। हाँ, तत्काल राहत। और इन सबके ऊपर राष्ट्रवाद और स्थानीय गौरव का एक भावनात्मक लेप। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि आजकल चुनावी रणनीतियां कितनी परतदार हो गई हैं। इसमें तर्क भी है, भावना भी है। हाँ, तर्क है विकास के आंकड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर, भावना है पहचान, परंपरा, डर, उम्मीद, और व्यक्तिगत लाभ भी है, कल्याणकारी योजनाएं। तो लक्ष्य क्या है? सबको साधना। बिल्कुल। अलग अलग तरह के वोटरों को अपनी तरफ खींचना। जो विकास चाहते हैं उनके लिए बड़े वादे, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा चाहिए उनके लिए योजनाएं, जो पहचान को महत्व देते हैं उनके लिए भावनात्मक अपील, और जो अतीत से चिंतित हैं उनके लिए विरोधियों पर हमला। हाँ, एक तरह से सबके लिए कुछ ना कुछ वाला अप्रोच। ये वाकई दिलचस्प है। क्या ये दिखाता है कि वोटर अब किसी एक मुद्दे पर वोट नहीं देता, मतलब कई चीजें एक साथ काम करती हैं? बिल्कुल। ये रणनीति शायद इसी मान्यता पर आधारित है कि वोटर एक जैसा नहीं है, सबकी प्राथमिकताएं अलग हैं, चिंताएं अलग हैं। कोई विकास देखता है, कोई जाति, कोई सरकारी फायदा, कोई नेता का चेहरा, कोई पार्टी की विचारधारा। हाँ। तो एक कामयाब रणनीति इन सब को साधने की कोशिश करती है। इसीलिए संदेशों में इतनी विविधता दिखती है। और शायद इसीलिए इन रणनीतियों का विश्लेषण करना भी इतना जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि नतीजे क्यों वैसे रहे और वोटरों तक क्या संदेश पहुंचा। सही कहा। इन परतों को समझे बिना चुनावी राजनीति के जटिलताओं को पकड़ना मुश्किल है। तो आज की इस गहरी पड़ताल के अंत में एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल। हमने देखा कि रणनीति में विकास के वादे भी थे और पहचान की अपील भी। तो सोचने वाली बात यह है कि बिहार जैसे विविध राज्य में ये मिश्रण अलग अलग समूहों, शहरी, ग्रामीण, युवा, बुजुर्ग, अलग अलग जाति, आय वर्ग पर कैसे असर डालता होगा। हाँ, क्या विकास का मतलब सबके लिए एक ही है, या कहीं पहचान की राजनीति ज्यादा हावी हो जाती है? या फिर ये जो बहुआयामी रणनीति है, ये वोटरों की प्राथमिकताओं के बारे में क्या मानकर चलती है? क्या ये मानती हैं कि आज का वोटर
तर्क और भावना, भविष्य और अतीत, अपना फायदा और सामूहिक पहचान, इन सब के बीच एक संतुलन बनाकर फैसला लेता है? ये सवाल हमें न सिर्फ इस चुनाव को बल्कि शायद आज की भारतीय राजनीति को भी समझने में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है। निश्चित रूप से। आज इस बेहतरीन चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और हमारे श्रोताओं का भी शुक्रिया कि वे इस विश्लेषण में हमारे साथ रहें।